आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर जूलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एक प्रकार का कोशिकांग होता है, सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिकांग उसे कहते हैं जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है क्योंकि संसार में जितने जीवधारी हैं, जंतु हैं, पौधे हैं, सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा की आवश्यकता की व्यवस्था या इस ऊर्जा का मैनेजमेंट माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी सर्वप्रथम कुछ कई वैज्ञानिकों को इसका नाम आता है। पहला आता है पोलिकर। पोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में इसकी खोज की थी। इसके पश्चात अल्टमान ने कोशिका के अंदर इसकी खोज की थी। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम का इसका रखा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर छड़ी के आकार का होता है, गोलाकार होता है, सूत्र की तरह होता है, फिलामेंटस होता है। कई प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखें भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं की कोशिकाओं के अंदर। कुछ में जो है गोलाकार होते हैं, कुछ में छड़ी के आकार के होते हैं, कुछ में फिलामेंटस होते हैं और इनको माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़े थे, यूकैरियोटिक कोशिका पढ़े थे। जो जितने कोशिकांग होते हैं हम लोग पढ़े थे, सभी कोशिकांग केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़े थे, जीवाणु पढ़े थे और नीली हरी शैवाल पढ़े थे। नीली हरी शैवाल पढ़े थे, जीवाणु और नीली हरी शैवाल पढ़े थे। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उन कोशिकाओं में नहीं पाए जाते तथा सभी जितने जंतु हैं, पौधे हैं, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब इसका आंतरिक संरचना या अल्टर स्ट्रक्चर इसका हम लोग पढ़ेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसमें बाह्य होती है। दो प्रकार की बाह्य होती है, एक बाह्य झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली होती है। जो बाह्य झिल्ली होती है और आंतरिक झिल्ली होती है उसके बीच में एक पदार्थ होता है और ये झिल्ली जो बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली सपाट होती है। हम लोग देख रहे हैं बाहरी झिल्ली सपाट है। जो आंतरिक झिल्ली होती है वो मुड़ जाती है, जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं या ट्यूबुलाई कहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं के हिसाब से। इसके पास आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रवीय भाग होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, डीएनए होता है, 70 राइबोसोम पाए जाते हैं और ये मैट्रिक्स ही इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। कि जो क्रेब चक्र होता है, क्रेब चक्र जो है आज से हम लोग पढ़ेंगे आगे। क्रेब चक्र में 24 एटीपी का निर्माण होता है और ये क्रेब चक्र क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है। परीक्षाओं में भी आता है क्रेब चक्र क्रिया कहाँ होती है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होती है और इस क्रिया में 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है क्रेब चक्र में। मैट्रिक्स जो होता है एक बार पर समझ ले, मैट्रिक्स द्रवीय भाग होता है, मैट्रिक्स अंदर डीएनए होता है, 70 राइबोसोम होता है, सूक्ष्म मात्रा में आरएनए मेंशन रहता है और जो मेंशन नहीं होता है, दिखता नहीं हम लोगों को, और मैट्रिक्स के अंदर ही ऑक्सीजन की क्रिया होती है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। जो ऑक्सीजन दो प्रकार के श्वसन आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक ऑक्सीजन होता है, दूसरा ऑक्सीजन होता है। तो मैट्रिक्स में ऑक्सीजन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। इस क्रिया में 24 एटीपी अणु बनते हैं और ऊर्जा के कुल मिला के एक ग्लूकोज के अणु के विखंडन से 36 एटीपी बनते हैं। 6 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं, 6 एटीपी उससे एस्टर कोएंजाइम के निर्माण में बनते हैं, बाकी 24 एटीपी क्रेब चक्र में बनते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर एक ग्लूकोज के विखंडन से 36 एटीपी अणु का निर्माण होता है। आगे हम लोग सिलेबस में उसको पढ़ेंगे। इसके पश्चात आता है उंगली की रचनाएं होती हैं। दो प्रकार की रचनाएं इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों के कोशिकाओं के अंतर्गत आती है। अगर पादप कोशिका है तो पादप कोशिकाओं में जो उंगली की रचनाएं होती है माइटोकॉन्ड्रिया में,
उसे नलिकाएं कहते हैं। अगर जंतु कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे क्रिस्टी कहते हैं। ये बहुत टेक्निकल चीज होती है कि नलिकाएं, और जनरली हम लोग इसको क्रिस्टी कहते हैं, लेकिन अगर पादप कोशिका के अंदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे नलिकाएं कहेंगे, और जंतु कोशिका के अंदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया उसे क्रिस्टी कहेंगे। इसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसके बाद आता है वो ऑक्सीसोम होता है। ऑक्सीसोम या अल्फनकण। हम लोग देख रहे हैं आंतरिक झिल्ली के अंतर्गत छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं होती हैं, उन्हें ऑक्सीसोम या अल्फनकण कहते हैं। ये टेनिस के रैकेट के आकार के होते हैं, 70 से 100 अंगस्ट्रॉम के होते हैं। आधार व्रंत और सिर से मिलके बने होते हैं। इनका निर्माण प्रोटीन, कार्टिक तथा फास्फोलिपिड से होता है। फिर एक बार दोबारा समझ लेते हैं। ऑक्सीसोम या अल्फनकण जो आंतरिक झिल्ली होती है, उस आंतरिक झिल्ली में दाने की रचनाएं होती हैं। जब उनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हैं तो ये जो है टेनिस के रैकेट का आकार देखते हैं। 3 भाग में बटे होते हैं। आधार, व्रंत और सिर। गोलाकार भाग सिर होता है, आधार जुड़ा होता है आंतरिक झिल्ली से, और व्रंत जो स्टेम होता है, डंठल होता है। और इनका जो आकार होता है, इनकी जो 70 से 100 अंगस्ट्रॉम का जो संरचना होती है, और ये इनका निर्माण प्रोटीन, कार्टिक तथा फास्फोलिपिड से बना होता है। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया संरचना पर हम समझ लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया संरचना है, ये अल्फनकण है, ये राइबोसोम है, 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। बाह्य व्यक्ति है, आंतरिक व्यक्ति है, डीएनए होता है। डीएनए और आरएनए के कारण इसको जो है, ये जो सब टेक्निकल चीजें इसको हम लोग समझते हैं, इसको अर्ध रूप से स्वशासित कोशिकांग, ये परीक्षाओं में आता है कि ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स किसे कहते हैं। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दूसरा हरित लवक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक जो होता है ये सेमी ऑटोनोमस या स्वशासित कोशिकांग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है, 70 राइबोसोम होता है, सूक्ष्म मात्रा में आरएनए होता है, इसलिए ये कोशिका के अंदर अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, अपनी संख्या बढ़ाने की क्षमता होती है। जिन कोशिकाओं को, जिन पेशियों में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे हृदय पेशी हमारे हृदय में होती है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया तेजी से विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। इसलिए से अर्ध रूप से स्वशासित सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग कहते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डीएनए होता है, 70 राइबोसोम होता है, सूक्ष्म मात्रा में आरएनए होता है, और आवश्यकता पड़ने पर ये संख्या बढ़ाते हैं। इसके अलावा हरित लवक भी होता है। हरित लवक को भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स या अर्ध रूप से स्वशासित कोशिकांग कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर डीएनए होता है, 70 राइबोसोम होता है, सूक्ष्म मात्रा में आरएनए होता है। अब इसकी रासायनिक संरचना समझ लेते हैं। रासायनिक संरचना में जैसे प्रोटीन, इसका निर्माण प्रोटीन, फास्फोलिपिड और डीएनए और आरएनए से होता है। डीएनए आरएनए होने के कारण इसमें जो है सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया कार्य। संसार में जितने जीवधारी हैं, सभी जीवधारियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमको माइटोकॉन्ड्रिया से उपलब्ध होती है। अब दिमाग मस्तिष्क में क्वेश्चन आता है, दिमाग में क्वेश्चन आता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, उनको ऊर्जा कहाँ से प्रोवाइड होती है? जैसे जीवाणु में नीली से बात, तो जीवाणु में जो है एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं आगे, जिसे मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम जो होता है, मीसोसोम एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, इसको पढ़ चुके हैं। इसका निर्माण जो प्लाज्मा लेना होती है जीवाणु कोशिका की, या प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये मुड़ के इस तरह से एक रचना बनाती है जिसे मीसोसोम कहते हैं। और मीसोसोम एनर्जी प्रोवाइड कराता है, मीसोसोम ऊर्जा उत्पन्न कराता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, विशेषकर जीवाणु में। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उनको ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया से उपलब्ध होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में अभी हम लोग पढ़े थे मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। जो श्वसन होता है, श्वसन क्रिया 2 भागों में पूरी होती है। ग्लाइकोलिसिस होता है, दूसरा क्रेब चक्र होता है। ग्लाइकोलिसिस कोशिकाद्रव्य में होता है, क्रेब चक्र जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत है, कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह, ये सब भिन्न भिन्न नामों से इसको हम लोग कहते हैं। ये
पढ़ते हैं, इसको जो है मेरे नाम से इसका जो है हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का पावर हाउस, विद्युत ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, क्योंकि जितने जीवधारी होते हैं सभी की ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से उपलब्ध होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में पहला जो कार्य है इसका क्रेब चक्र, अभी हम लोग पढ़े क्रेब चक्र जो क्रिया होती है, क्रेब चक्र क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। मैट्रिक्स में जो क्रेब चक्र क्रिया होती है, इस क्रिया में 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है और कुल मिलाकर भी हम लोग पढ़े ग्लूकोज की एक ग्लूकोज विखंडन से 36 एटीपी बनते हैं, 6 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से बनते हैं, 6 एटीपी एसिटिल के निर्माण में बनते हैं और 24 एटीपी का निर्माण क्रेब चक्र में होता है। क्रेब चक्र क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होती है, इसमें CO2 का निर्माण होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, गति करते हैं, नाम ही इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और ये क्रिया क्रिस्टल में होती है, क्रिस्टल में होती है। इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन से जुड़कर जल का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र होगा। फास्फोरेटिंग तंत्र जो होता है, फास्फोरेटिंग तंत्र में एटीपी का निर्माण होता है और ये F1 और एटीपी सिंथेटिक एंजाइम द्वारा होता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वप्रतिकृति, सेल्फ रेप्लिकेशन। स्वप्रतिकृति मतलब ये है कि आवश्यकता पड़ने पर ये अपनी संख्या बढ़ा लेती है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसी आवश्यकता होती है उसी हिसाब से इसकी संख्या बढ़ जाती है। और अगर हम देखें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के हिसाब से देखें, जैविक के हिसाब से देखें कि जब पृथ्वी के शुरुआती चरण में जब कोशिका का निर्माण हो रहा था, जीवन की उत्पत्ति हो रही थी, उस समय जितने सेल ऑर्गेनाइज थे ये सब आदि सागर में स्वतंत्र रूप से इनका इवोल्यूशन हुआ, इनका विकास हुआ और धीरे धीरे के चारों एक परत बन गई, जिसे हम लोग बाद में प्लान में चलिए गए थे, बाद में उसके चारों परत बन गई, सेल वाल बन गई। तो इसी प्रकार से ये पहले ऑटोनोमस थे, आदि सागर में अपनी संख्या बढ़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे के चारों एक परत बन गई और ये जो है एक कोशिका के अंतर्गत आ गई। तो इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन क्षमता होती है, स्वप्रतिकृति क्षमता होती है, इसलिए जो है ये आवश्यकता पड़ने पर अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। जिन कोशिकाओं में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है वो कोशिकाओं में उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या तेजी से बढ़ जाती है, आवश्यकता के हिसाब से बढ़ जाती है। अब एक शब्द और आता है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे, एटीपी। एटीपी जो होता है, एटीपी सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है। एटीपी जनरली हम लोग सुनते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी को यही ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट होता है। इसी के इसका निर्माण होता है, इसमें 3 स्टेप होते हैं, एएमपी होता है, एडीपी होता है और एटीपी होता है। एएमपी होता है जो सरलतम सबसे जो है ऊर्जा के एक तरह से हम कह सकते हैं ये एक प्रकार का जो एटीपी होता है, न्यूक्लियोसाइड से निर्माण होता है इसका। जो एएमपी होता है इसमें मोनोफॉस्फेट होता है, इसमें 1500 से 1800 कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस पर एडीपी बनता है, उसमें 7300 कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा उत्पन्न होती है और एटीपी में भी 7300 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो एटीपी होता है इसे ऊर्जा का प्लांट कहते हैं। एटीपी टूटने से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है एटीपी से आईपी या फास्फेट जुड़कर एटीपी बनाता है और आवश्यकता पड़ने पर एटीपी टूट जाता है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। ये क्रिया लगातार चलती रहती है, क्योंकि जितने जीवधारी हैं सभी जीवधारियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा होती है, ऊर्जा के द्वारा ये जैविक क्रिया चलती है। जितनी बायोलॉजिकल क्रिया मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ये इसमें एटीपी टूट रहे हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इसी ऊर्जा से हम लोग जितनी जैविक क्रिया कोशिका कंद शरीर का जो होती है वो ऊर्जा के द्वारा ही होती है और ये ऊर्जा एटीपी में संचित रहती है। इसी एटीपी की टूटने से विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है और एटीपी बनता है, फिर उसमें ऊर्जा जुड़ जाती है। ये क्रिया लगातार 24 आवर सभी जीवधारियों में चलते, चाहे वो मनुष्य हो और चाहे वो एक कोशिकीय ग्रंथि या पादप हो। इस प्रकार से ये क्रिया लगातार चलती रहती है और सभी जीवधारियों में ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। और इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक होगा। इसके पश्चात हम अगला टॉपिक कल दूसरा पढ़ेंगे।